भाई वीडियो नहीं देखते तो कम से कम ये रील तो देखो। तो रामायण का टीजर आ चुका है एंड आई डोंट थिंक ब्रेक डाउन करने की इसको कोई भी नीड है, क्योंकि देखो हम कहीं ना कहीं कहानी जानते हैं एंड ऑलरेडी इंटरनेट पे काफी सारे लोग ब्रेक डाउन कर रहे होंगे। एंड इसी वजह से जब किसी भी चीज की स्टोरी तुम्हारे पास ऑलरेडी होती है, यानी कोई भी बुक हो, कोई भी प्ले हो जिसको तुम एक मूवी में अडेप्ट कर रहे हो या सीरीज में अडेप्ट कर रहे हो, व्हाट देन एग्जैक्टली मैटर्स इसकी तुम कैसे उस पूरी चीज को रिप्रेजेंट करके हमको दिखा रहे हो। क्योंकि कहानी तो हर कोई जानता है, अब तुम उसको विजुअली रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हो वो डिपेंड करता है। एंड यहाँ तो बात भाई रामायण की है, जो कि ऑलरेडी काफी बार अडेप्ट हो भी चुकी है, वो भी अलग अलग वर्जन से, जिसमें हमने अच्छे से लेके उसके बुरे तक सारे वर्जन देख रखे हैं। बट अब की बार कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब की बार डिफरेंस है पूरे ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का, कि क्यों इंडिया भी कहीं ना कहीं पूरे वीएफएक्स और अपने कहानी के मीडियम में पीछे नहीं है। एंड इसी वजह से ना ये टीजर जो अपना ग्लिम्स यहाँ पे दिखाया गया था अपने राम जी का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसको ये लोग यूएसए में भी अपना प्रीमियर करने गए थे एंड रिस्पॉन्स तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। बट वो चीज़ इंडिया में विजिबल नहीं है। इंडिया में ओपिनियंस काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड है, काफ़ी ज़्यादा हेट भी ऑलरेडी फैल रही है कि रणवीर को क्यों कास्ट कर लिया, अपने रावण का लुक नहीं दिखाया, काफ़ी ज़्यादा एआई जनरेटेड लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ही चॉपी मूवमेंट्स है, ये रेसिडेंट ईविल वाले मॉन्स्टर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राम जी के मुंह पे एक्सप्रेशंस क्यों नहीं है, सीता जी कहाँ गई, वगैरह वगैरह वगैरह। जितने तुम दीन दुनिया के सोच सकते हो वो सारी बुराइयां अपने इंडियंस यहाँ पे निकाल के बैठे हैं। एंड उनका हक भी कहीं ना कहीं बनता है, आई मीन ओवररेट करने का नहीं बट क्रिटिसिज्म देने का, जो कि एक्चुअली पॉजिटिव हो। क्योंकि देखो मूवी फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इस तरीके से करी जा रही है कि वो 4,000 करोड़ का बजट लेके चल रही है। अब बाय द वे 4,000 करोड़ का बजट एक मूवी का नहीं बल्कि दोनों पार्ट्स का मिला के है, तो एक चीज ध्यान रखना। बट इन वेज 4,000 करोड़ इन टोटल तुम्हारे ड्यून के तीनों पार्ट्स को भी मिला के ज्यादा बजट है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें अपने आप में ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाती हैं। एंड ऑब्वियसली तुम कहीं पे भी जरा सी भी इरेगुलरिटी एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा जो स्केल है वो एक हॉलीवुड मूवी जितना बड़ा है, एंड सेकंड तुम इसको हॉलीवुड में भी रिप्रेजेंट करने वाले हो। बिकॉज ऑब्वियसली अगर तुमको अपना पूरा बजट रिकवर करना है, तुम भाई इंडिया से तो अकेले नहीं कर सकते, तुमको हॉलीवुड का सपोर्ट चाहिए ही होगा। एंड इसी पूरी चीज़ की वजह से गेम कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, क्योंकि जो अपनी कंपनी है जिसको इन्होंने 8 टाइम्स ऑस्कर विनिंग डीनेग लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी मल्टीपल फेमस मूवीज में काम कर चुकी है, अपने क्रिस्टोफर नोलन की कई सारी मूवीज में काम किया हुआ है, अपने इवन अवेंजर्स एंड गेम में काम किया हुआ है, ड्यून के तीनों पार्ट्स में काम किया हुआ है। तो ऑब्वियसली उनसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई तुम कमी जरा से भी मत छोड़ो एंड हमको फुल पावर वाली रामायण बना के दो जिसमें कोई सी भी कमी ना हो। बट यहाँ पे कुछ कमियां हैं। हाँ, आई एग्री कि यहाँ पे काफी सारे जो शॉट्स हैं जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा, वो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड उतने ही ज्यादा सुंदर भी लग रहे हैं। फिर भले ही तुम उनके धनुष उठाने वाला सीन ले लो, उनके झंडे के सामने वाला सीन ले लो, या फिर जब वो बोट में जा रहे हैं वो वाला सीन ले लो, इन सब जगह स्टिलनेस है, एक ठहराव है, जिसकी वजह से सीन जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब जब अपने राम जी को एक्शन करते हुए दिखाया गया है, वो चीज बहुत ज्यादा चॉपी और एआई जनरेटेड कह लो एंड इवन ग्रीन स्क्रीन विजिबल कह लो, वो चीज फील हो जाती है। जहाँ पे वो पूरे परशुराम जी का वेपन घुमा रहे हैं, जहाँ पे वो इवन धनुष का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे भी वो अपनी तलवार या फिर आंधी में से भी निकल रहे हैं, इन सब चीज़ों में अभी भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जो कि सही हो जाएगा। यहाँ पे अपने जो पूरे आंधी में से राम जी निकल रहे हैं, यहाँ पे उनके बाल नहीं हिल रहे, जो कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दिखाता है कि या तो यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल है या फिर वीएफएक्स में इरेगुलरिटी है। बट ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। याद करके देखो, अपने जो सुपरमैन की मूवी का पहला ट्रेलर आया था उसमें सुपरमैन की आंखें उड़ते हुए इधर उधर थी, एंड इवेंचुअली वो इन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन में मूवी के टाइम ठीक भी कर दी थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सब पोस्ट प्रोडक्शन वाली होती हैं एंड दीज कैन डेफिनेटली बी फिक्स्ड। जो फिक्स नहीं हो पाता वो होता है इनका बेस थीम, जैसे कि आदि पुरुष के साथ में था। आदि पुरुष में तुम्हारा कोर कंसेप्ट ही बेकार क्रिएट हुआ था, तुमने जो पूरे सेट पीसेस को डिजाइन किया था वही तुम्हारा खराब था, एंड इस वजह से पोस्ट प्रोडक्शन भी उस पूरी चीज को नहीं बचा पाता। बट अगेन दोनों चीजों में बस डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि जो अपनी रामायण है नमित मल्होत्रा वाली, वो अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन में है, उसमें अभी भी खाली आधा ही काम हुआ है एंड अभी भी आधा चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अपनी जो आदि पुरुष थी वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी, वो हमको एक फाइनल प्रोडक्ट ही दिखाया जा रहा था, एंड इस वजह से आदि पुरुष को इतनी ज्यादा हिट मिल भी रही थी। यहाँ पे वो वाला केस है ही नहीं। यहाँ पे तुम्हारे जो सेट पीसेस हैं, सेट डिजाइन है, प्रोडक्शन वैल्यू है, वो ऑन टॉप है। तुम पूरे इनके महल का सीन देख लो, तुम पूरे अपने फॉरेस्ट वाला सीन देख लो, तुम नाइट वाला सीन देख लो, एंड इस पूरी मूवी का बेस्ट जो मेरे को लगा, तुम पूरे पुष्पक विमान वाला सीन देख लो। ये सब अपने आप में ऑलरेडी काफी ज्यादा परफेक्ट है, बस इनमें फिनिशिंग की जरूरत है, जो कि पोस्ट प्रोडक्शन बहुत आराम से कर देगा भाई। एंड जितनी भी इस पूरे ग्लिम्स में इरेगुलरिटीज थी, मैं उनको डिनाई नहीं करता कि वो नहीं है, बट ना यहाँ पे लोग काफी ज्यादा हिपोक्रेट हो चुके हैं। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हमने अपना जो बार है वो आदि पुरुष की वजह से बहुत ज्यादा डाउन कर ही दिया था, एंड इसलिए उससे बेटर कोई भी चीज लग रही है तो हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। बट
एक जगह अगर हम आदिपुरुष की बुराई कर रहे थे कि वहाँ पे वीएफएक्स वगैरह खराब है, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा है लेकिन कमी तो उसमें भी है ना। तो व्हाई आर वी इग्नोरिंग दैट? आर वी बीइंग हिपोक्रिटिकल ऑफ दैट काइंड ऑफ नेचर जो कि भाई बस एक जगह ओवररेट इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बैंडवैगन पे चल रहा था एंड यहाँ पे क्योंकि एक बहुत बड़े बजट की मूवी है एंड तुमको ग्लोबली रिप्रेजेंट करना है, तुम उस पूरी चीज़ को इग्नोर कर दोगे। तो इस पूरी चीज़ को इग्नोर नहीं करा जा सकता। बट एक और चीज़ जो इग्नोर नहीं करी जा सकती वो है इसका पोस्ट प्रोडक्शन। काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी र्यूमर्स फैला रहे हैं कि इनकी शूटिंग ही पूरी नहीं हुई है, इनसे काम ही नहीं होता, इतना सारा बजट लेके सारे हीरोज़ बैठे हैं। वेल अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी कि अपने यश ने दोनों पार्ट्स के 100 करोड़ लिए हैं एंड इन कंपैरिजन उसने केजीएफ के दोनों पार्ट्स को मिला के 60 करोड़ लिए थे। एंड सिमिलरली जो अपने रणवीर कपूर है उसने दोनों पार्ट्स को मिला के 150 करोड़ लिए हैं एंड अगर इन दोनों का भी तुम मोटा-मोटा टोटल कर लोगे तो 200-250 करोड़ से ऊपर इनका बजट नहीं जाता है। एंड ऑब्वियसली अपनी मूवीज़ का बजट 4000 करोड़ है, तो कहीं न कहीं हम समझ ही सकते हैं कि मैक्सिमम पैसा इसके वीएफएक्स, सीजीआई एंड पूरे प्रोडक्शन की टीम पे ही जा रहा है। एंड इवन जो लोग कह रहे हैं कि इसकी शूटिंग बची हुई है, भाई इसकी शूटिंग पिछले साल जुलाई 2025 में ही खत्म हो गई थी एंड डीनेक जो इसकी पूरी वीएफएक्स वाली कंपनी है, उसने बता दिया था कि हमको मिनिमम 500 डेज़ चाहिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए ताकि हम इसको प्रॉपर बना सकें। एंड अगर तुम जुलाई से लेके अभी तक का टाइम काउंट करोगे तो मुश्किल से 50% ही टाइम निकला है एंड उतने में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम कर दिया है, मैं मना नहीं करूँगा। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें बची हुई हैं बट भाई 50% टाइम अभी भी बचा है। मूवी को आने में 7 से 8 महीने बाकी हैं एंड भाई मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन में तो काम 1-1 2-2 दिन पहले तक ही चलता रहता है, तुम बस बैक हैंड पे जानते नहीं हो। तो हाँ, ये जो सारे क्रिटिसिज्म है ना, ये कहीं न कहीं पोस्ट प्रोडक्शन में फिक्स करे जा सकते हैं। क्योंकि सबसे पहली दिक्कत जो मेरे को लगी वो थी काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस। मतलब हाँ, तुम किसी भी कैरेक्टर को दिखा रहे हो तो थोड़ी रॉनेस तो उसमें दिखाओगे ही कि वो थोड़ा रियल फील हो। लेकिन यहाँ पे सब इतना ज़्यादा स्मूथ है, सब इतना ज़्यादा ही परफेक्ट है कि ऐसा लगता है कि यार ये तो एआई जनरेटेड है। क्योंकि कहीं न कहीं अभी प्रेज़ेंट में जो एआई कंटेंट जनरेशन चल रहा है, वो इसी पूरी चीज़ में मात खा रहा है कि वो ह्यूमन्स को बहुत ज़्यादा ही स्मूथ और परफेक्ट दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा ही फ्लोई, कंटीन्यूअस नेचर में दिखा रहा है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हम चीज़ समझ जाते हैं कि हाँ यार, ये एआई जनरेटेड तो है। जबकि यहाँ पे रामायण के केस में वो चीज़ है भी नहीं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगी वो थी लाइटिंग। कहीं न कहीं जो लाइटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। फिर भले ही तुम किसी भी यूट्यूब वीडियो में ले लो या फिर किसी भी मूवीज़ में ले लो, लाइटिंग पूरा का पूरा खेल बदल देती है। एंड इसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल अभी रिसेंटली A24 का आया ट्रेलर बैकरूम्स का है। तुम उस ट्रेलर को देखो एंड उस पूरे ट्रेलर की सिनेमैटोग्राफी को देखो, तुमको समझ आएगा कि लाइटिंग का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है शॉट्स को दिखाने के लिए। एंड सेम चीज़ यहाँ पे रामायण में पोस्ट प्रोडक्शन में फिक्स करी जा सकती है। भाई स्कोप है, स्पेशली व्हेन जब अपने पोस्ट प्रोडक्शन में पूरे क्रिस्टोफर नोलन जुड़े हुए हैं। यप, तीसरा पॉइंट जो मैं तुमको बताने वाला था वो यही था। अपने जो पोस्ट प्रोडक्शन में है तुम उसको टाइम दो, थोड़ी सी होप तो बना के रखो कि चीज़ें सही होंगी, क्योंकि भाई क्रिस्टोफर नोलन जुड़ा हुआ है एंड आई डोंट थिंक कि आईमैक्स कैमरे में जो भी चीज़ शूट होती है उसके ऊपर अपने क्रिस्टोफर नोलन से बेहतर पकड़ किसी और की प्रेजेंट टाइम में होगी। तो हाँ, क्रिस्टोफर नोलन और जो उसकी पूरी टीम है इंक्लूडिंग सिनेमाटोग्राफर यानी हायोटे वैन हायोटेमे, शायद यही नाम था, मैंने गलत बोला होगा तो बता देना। बट इन लोगों ने ओपनहाइमर पे काम किया था एंड वी ऑल नो व्हाट एन एब्सोल्यूट बैंगर दैट मूवी वाज। वो अपने आप में इतनी ज़्यादा टेक्निकल परफेक्शन रखती है कि तुम किसी भी चीज़ में फ्लॉ निकाल ही नहीं सकते। जिसमें आई अंडरस्टैंड कि जो क्रिस्टोफर नोलन की पकड़ है वो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स में ज़्यादा है रादर देन द होल सीजीआई एंड वीएफएक्स स्टफ। लेकिन कहीं न कहीं अपने जो क्रिस्टोफर नोलन है वो लाइटिंग का काम, शॉट्स को कैसे सिनेमैटिकली ब्यूटीफुल बनाया जाए एंड इवन कलर ग्रेडिंग को भी सही करके काफ़ी ज़्यादा मूवी को डेफिनिटली इंप्रूव करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे कहना कि भाई अपने हीरोज सारा बजट खा गए, बॉलीवुड में तो यही होता है, बेकार सीजीआई वीएफएक्स। तो भाई फिलहाल के लिए ये चीज़ ऑलरेडी अच्छे ट्रैक पे है एंड ऑब्वियसली आगे चल के और ज़्यादा बेटर होगी क्योंकि ये अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन के फेज में चल रही है। वापस कह रहा हूँ, ये एक फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये बस हमको एक छोटी ग्लिम्स दिखाई गई है कि हम किस ट्रैक पे हैं। एंड ऑब्वियसली इनको ग्लोबल मार्केट को इन्हें कैप्चर करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली इनकी जो मार्केटिंग टीम है वो बहुत ही बेकार है। भाई एक जगह तुम वाराणसी का अपना पूरा मार्केटिंग कैंपेन देखो, उसकी कहीं न कहीं हर दूसरे दिन, चौथे दिन कुछ ना कुछ खबर आती है कि इन लोगों ने इतना बड़ा सेट बनाया है, इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी है। वहीं दूसरी तरफ रामायण को लेके भाई शांति बढ़ जाती है। सो या इनको अपनी मार्केटिंग पे तो भाई काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हर जगह एक ग्लोबल फिनोमेना क्रिएट हो कि भाई रामायण आ रही है एंड कुछ ग्रैंड होने वाला है। एंड इस पूरी मार्केटिंग में तो भाई आई बिलीव इन सब लोगों से अच्छा काम आइशो स्पीड ने कर दिया था क्योंकि बंदे को एक तो करोड़ों लोग देखते हैं पूरी दुनिया में एंड बंदे ने भी टीजर रिएक्शन किया था जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो हाँ, जहाँ तक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, अपने ग्लोबली तो लोगों को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, बस अपने इंडियंस ही हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस पूरी चीज़ को लेके एक्स्ट्रा हेट फैला रहे हैं। दे डिजर्व टू गिव क्रिटिसिज्म क्योंकि ऑब्वियसली अपने इंडियंस को ही ज़्यादा बेहतरीन नॉलेज है कि रामायण में क्या-क्या एसेंस है और किस तरीके से दिखाया जाता है। बट उसको ओवरली हेट करना जब इवन प्रोडक्ट फाइनल भी नहीं हुआ है, ये चीज़ हमेशा गलत रहती है। तो हाँ, ये जो सारी माइनर चीज़ें हैं, तुम इन सब पे फोकस मत करो। मूवी का जो विजन है वो ऑलरेडी ग्रैंड लग रहा है एंड ग्रैंड लगने से मुझे बात याद आई, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे म्यूज़िक अच्छा नहीं है।
आई मीन कहाँ से अच्छा नहीं है? भाई ये म्यूज़िक बहुत ज़्यादा प्यारा है। हांस जिमर के जो पूरे ऑर्केस्ट्रा वाला थीम है, उसके साथ जो ए आर रहमान के वोकल्स और इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को मिक्स किया गया है ना, दैट इज़ वेरी, वेरी फैबुलस एंड डेफिनिटली मुझे सुन के गूज़बम्प्स आ गए थे। आई अंडरस्टैंड ये हो सकता है कि ये टीज़र यानी जो ग्लिम्प्स दिखाया गया उसमें फिट ना बैठ रहा हो, बट तुम एट द सेम पॉइंट ये सोचो ये पूरी चीज़ ग्लोबली रिप्रेज़ेंट करी जा रही है। यहाँ पे तुम कोई वो साउथ इंडियन मूवी वाला या फिर पुष्पा वाला बीजीएम नहीं लगा सकते थे, जिससे अपनी इंडियन ऑडियंस पागल हो जाती। आई मीन तुम खुद सोच के देखो या फिर मैंने लगा दिया है खुद देख लो। तो हाँ, ये चीज़ ग्लोबल लेवल पे वर्क नहीं करने वाली थी एंड डेफिनिटली इस पूरी चीज़ के लिए उनको कहीं न कहीं ड्यून, ओपेनहाइमर टाइप का म्यूज़िक चाहिए ही था, जो कि थोड़ी ऑर्केस्ट्रल और ग्रैंड फ़ील दे बिकॉज़ मूवी की एसेंस ही खुद में ग्रैंड है। तुम स्टोरी तो छोड़ ही दो। तो हाँ, तुम भले ही क्रिटिसाइज़ कर लो कि ये पूरी चीज़ ग्लिम्प्स में अच्छी नहीं लग रही, बट आई विल से कि भाई मूवी में जहाँ पे भी ये चीज़ इस्तेमाल होगी, जहाँ पे भी ये पूरा म्यूज़िक इस्तेमाल होगा, दैट विल बी वेरी, वेरी ब्यूटीफुल। तो हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि भाई पॉजिटिव क्रिटिसिज़्म्स दो, ताकि जो उनके सामने वाली टीम है यानी रामायण की, वो उनको सुने एंड एट लीस्ट जो-जो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, उसको करें, रादर देन गिविंग अननेसेसरी हेट कि भाई ये तो गू ही बना दिया है तुम लोगों ने, यानी दूसरी आदिपुरुष बनने वाली है। आई मीन क्या कह रहे हो भाई? हाँ, अपनी अगर मूवी आ जाए और फिर इन लोगों ने रायता फैला दिया, तो डेफिनिटली तुम गाली करो कि भाई 4000 लेके तुमने किया क्या है? इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़, इतने बड़े-बड़े नाम तुमने जोड़ लिए हैं, तब भी तुम कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाए। सब बोलो, सब समझ आता है, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन पे इंडिया का नाम खराब कर दिया, जो-जो चीज़ें बोल सकते हो। बट अभी के लिए पेशेंस रखो एंड यही सेम चीज़ मैंने हैरी पॉटर की वीडियो में भी कही थी। सो इसी वजह से अगर तुम जानना चाहते हो कि हैरी पॉटर भी क्यों सक्सेसफुल हो सकती है, मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। बाकी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना एंड मेरे को कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। गाली-गलौच मत करना, वो चीज़ यूट्यूब हाइड कर देती है। तो हाँ, सपोर्ट दिखाओ फटाफट बिकॉज़ यू आर वाचिंग द डीएस कट।